राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम को भी संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल। और दूसरी अन्य खबर पर जहां रहेगी हमारी तेज नजर, वो है कि जो संदेश खाली का सबसे बड़ा गुनहगार है यानी कि शाहजहां शेख, अब वो सीबीआई की गिरफ्त में है। तो क्या अब जो कानूनी प्रारूप रहने वाला है उस पर हम करेंगे बात। साथ ही बात होगी ग्लैमर वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट और खेल जगत से भी जुड़ी हुई। जी हाँ, अगर खेल जगत की बात करें आंचल, तो आज भारत और इंग्लैंड के बीच का टेस्ट मैच जो है वो धर्मशाला में होने वाला है और काफी निर्णायक मैच कहा जा रहा है ये। बिल्कुल। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पर भी है हमारी निगाहें, लेकिन सबसे पहले रुक आज की टॉप स्टोरीज जाएंगी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में लेंगे भाग। कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को देंगे बड़ी सौगात। 1400 करोड़ रुपए से अधिक की 52 परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। लगभग 1000 नए सरकारी कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। नई दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छात्रों को प्रदान करेंगी डिग्री। स्नातक के 3000 से अधिक छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जापान दौरे का आज दूसरा दिन। रायसीना राउंड टेबल @ टोक्यो में लिया भाग। अपनी जापानी समकक्ष के साथ 16वीं भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता में लेंगे भाग। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमला कर एक बार फिर मालवाहक जहाज को बनाया निशाना। हमले में अमेरिकी नाविक दल के 3 सदस्य की मौत, 6 अन्य घायल। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज से धर्मशाला में 3-1 की अजय बढ़त के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है टीम इंडिया। मैच के पहले 2 दिन बारिश की संभावना। सुबह की सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले देखते हैं देश भर की कुछ खास खबरें। बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर, जहां प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम जो है वो उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की स्वदेश दर्शन और प्रसाद वितरण योजनाओं के अंतर्गत विविध पहल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही लॉन्च भी। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। कश्मीर घाटी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में अपने दौरे पर विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 1400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अंतर्गत विविध पहल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और लॉन्च करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा पर्सनली फील हो रहा है और इट हैज बीन हार्ट वार्मिंग वेलकम I think from the people of Kashmir because the people of Kashmir are also happy with this क्योंकि लोगों में ऐसा एहसास लग रहा है कि मोदी जी के लिए बहुत खुश है। As a proud for Kashmir कि वो यहाँ पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। It's a big event और बड़ी अच्छी बात है। कोई बात कह के जाएंगे और कोई आगे के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप भी होगा, उनके पास कोई अच्छा सा यहाँ के लिए कोई पैकेज भी होगा। देखिए जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कुछ अच्छा सा पैकेज लेके आ रहे हैं, टूरिज्म रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड। अजीम देश का अजीम प्रधानमंत्री कश्मीर की तरफ आ रहा है, मैं उनका वेलकम करता हूँ कश्मीर में
और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कश्मीर को एक अमन के गहवारे पर लाकर खड़ा कर दिया और उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम के अंदर कश्मीरियों के लिए एक खूबसूरत पैकेज होगा। प्रधानमंत्री देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस पर्यटन गंतव्य पोल और चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान भी लॉन्च करेंगे। वे चुनौती आधारित गंतव्य विकास CBDD योजना के अंतर्गत चयनित पर्यटन स्थलों की भी घोषणा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लगभग 1000 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेशों का वितरण करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे, जिनमें उपलब्धि प्राप्त महिलाएं, लखपति दीदियां, किसान, उद्यमी आदि शामिल हैं। ऑनरेबल पीएम ने हमेशा हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया है। वो अक्सर बेशतर आप उनको देखेंगे कि उनका जो अटायर है, कानी शॉल्स, वो पसंद करते हैं लगाना, तो उससे हमारे आर्टिजन्स की काफ़ी जो है प्रमोशन होती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दे कैन कम फेस टू फेस विद द ऑनरेबल पीएम। तो एक उनके लिए ये काफ़ी बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री समग्र कृषि विकास कार्यक्रम HADP राष्ट्र को समर्पित करेंगे। HADP एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसमें जम्मू और कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र अर्थात बागवानी, कृषि और पशुधन पालन में गतिविधियों के पूर्ण परिदृश्य को सम्मिलित किया गया है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक 5,015 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है जो 5 सालों में करना है, हमने कंप्लीट करना है। वो हम यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हम एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे पूरी तरह से हो जाएंगे। हमारे फार्मर्स उसमें लगे हुए हैं, तो इंसेंटिवाइजेशन भी हो रही है। बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स हमने उस पर ला रहे हैं जो फार्मर्स की बेनिफिट में है। पीएम मोदी लगभग 43 परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे जो देश में तीर्थ यात्रा और पर्यटक स्थलों की एक विस्तृत श्रृंखला को विकसित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री चुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना के तहत चयनित 42 पर्यटन स्थलों की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 के रूप में पर्यटन पर देश की नब्ज पहचानने की प्रथम राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासियों को अतुलनीय भारत के राजदूत बनने और भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान का शुभारंभ करेंगे। सभी को उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से एक नई विकास की परंपरा जो उन्होंने शुरू की है, एक नया कनेक्ट जो यहाँ की जनता के साथ उन्होंने कायम किया है, उसको और विस्तार देते हैं और किस तरह से एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ सबका विश्वास और सबका विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर भी देश के साथ आगे बढ़ता है। कैमरामैन मनमोहन के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, श्रीनगर। अपनी जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, जिसमें हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना भी शामिल है। आइए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इसमें हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना भी शामिल है। हजरत बल तीर्थ पर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को होगा विश्व स्तरीय सुविधाओं का लाभ। हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना के जरिए तीर्थ स्थल का होगा पुनरुद्धार। लगभग 35 करोड़ की इस योजना में पर्यटन बढ़ाने, सीधे तौर पर रोजगार सृजन करने, स्थानीय कला और संस्कृति, हस्तशिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा देना, धार्मिक स्थल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना, तीर्थ स्थल की 4 दीवारी के निर्माण सहित पूरे क्षेत्र का स्थल विकास, बहुस्तरीय कार पार्किंग, सार्वजनिक सुविधा ब्लॉक और तीर्थ स्थल के प्रवेश द्वार का निर्माण, हजरत बल तीर्थ परिसर की प्रकाश व्यवस्था, तीर्थ स्थल के आसपास घाटों और देवरी पथों का सुधार, सूफी व्याख्या केंद्र का निर्माण, पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण शामिल है। इस परियोजना ने हजरत बल तीर्थ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकीकृत विकास को बढ़ावा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर रहेगी हमारी खास नजर। लेकिन अब बात करते हैं विदेश मंत्री के दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर जापान के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने आज रायसीना राउंड टेबल @टोक्यो में भाग लिया है। ये सम्मेलन भारत और जापान के बीच ट्रैक 2 आदान प्रदान को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा के साथ 16वीं भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता में भाग लेंगे और अब उम्मीद है कि दोनों मंत्री द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत प्रशांत के लिए सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। रायसीना राउंड टेबल @टोक्यो सम्मेलन में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अध्यक्ष तदाशी माएदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। Starting of Prime Minister Modi's and his administration's efforts in 2016. Enactment of the bankruptcy law in 2017, abolishment of very cumbersome the indirect taxation system and introduction of GST, and 2020 the simplification of the labor law. आप खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए टीजी न्यूज के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉगिन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपको एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आंचल, बिल्कुल, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से ही जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता रमा त्यागी। रमा, सुप्रभात आपको। खास तौर पर प्रधानमंत्री का जो दौरा है रमा, ये हमने अपने रिपोर्ट्स के जरिए देखा, बहुत अहम है। खास तौर पर पर्यटन को गति देने वाला, साथ ही किस तरह से तमाम जो सरकारी नौकरी से जुड़े युवा हैं उन्हें भी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे आज प्रधानमंत्री।
देखिए, बेहद उत्साह यहाँ पर प्रधानमंत्री के दौरे पर, बेहद अहम दौरा इसे बताया जा रहा है, बेहद ऐतिहासिक दौरा बताया जा रहा है। 370 के बाद श्रीनगर में ये पहला दौरा है। हालांकि इससे 15 दिन पहले प्रधानमंत्री जम्मू भी गए थे। 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, लोकार्पण किया था, वहां पर लोगों से बातचीत की थी, वहां पर भी नियुक्ति पत्र सौंपे थे। बेहद उत्साह का माहौल है, बेहद खुशी का माहौल है और किस तरह से श्रीनगर को सजाया गया है इसकी वानगी हम दिखाना चाहेंगे आपको। मैं अपने कैमरा पर्सन मोहित से कहूंगी वो दिखाएंगे कि किस। जी, तो रमा लगातार हमें बता रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा आज महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। साथ ही 42 पर्यटन स्थल है जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घोषणा करने वाले हैं और हजरतबल तीर्थ जैसे जो स्थान है उसकी परियोजना भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर तैयारियां जो रमा त्यागी बता रही थी वो पूरी तरह से कर ली गई हैं और आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और कई परियोजनाएं देश को समर्पित करने वाले हैं। रमा हमारे साथ लगातार बनी। रमा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हम चाहेंगे कि जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, हम आपके जरिए देखें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कितना उत्साहित है और साथ ही साथ क्योंकि पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वता है जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो बताइए। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है। पर्यटन की अगर बात कहें तो पर्यटन यहाँ की रीढ़ कहा जाता है और आज का जो ये समग्र विकास का कार्यक्रम है, विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर, इस दिशा में जो तमाम यहाँ पर विकास के नए आयाम हैं, जो यहाँ पर परंपरागत विकास के साधन हैं, उनको तो मजबूत किया ही जा रहा है। इसके साथ ही किस तरह से एक नई दिशा यहाँ पर दी जा सकती है, यहाँ के उद्योग धंधों को, यहाँ के पर्यटन को, यहाँ पर किस तरह से नई इंडस्ट्री लाई जा सकती है, यहाँ पर महिलाओं, युवाओं और तमाम अगर कृषि वर्ग की बात करें तो इसका कितना विकास किया जा सकता है, इसको देखते हुए बेहद अहम हो जाता है। बेहद उत्साह यहाँ पर लोगों के बीच में है और ये उत्साह आया है उस विश्वास के कारण जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं कहता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, मेरी सरकार करके दिखाती है। अगर आप जम्मू की बात करें, जब प्रधानमंत्री जम्मू गए थे तो वहां पर भी उन्होंने बताया कि किस तरह से 2019 में जिन योजनाओं का उन्होंने वहां पर शिलान्यास किया था उसका लोकार्पण उन्होंने उस दौरान किया। तो ये जो एक विश्वास है, ये जो एक कनेक्ट है, ये जो एक सत्ता में, सिस्टम में लगातार विश्वास की कमी आ रही थी, डेफिसिट आ रहा था, वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। लोग जो हैं वो मुख्य धारा में यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं, जो तमाम सरकारी कदम हैं, उनका लाभ मिल रहा है। सिस्टम तक उनकी पहुंच आसानी से हो रही है और प्रधानमंत्री जब स्वयं बातचीत करते हैं, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हैं, समय समय पर प्रधानमंत्री स्वयं भी जब जाते हैं तो वहां पर लोगों से, जो आयोजन स्थल है वहां पर भी बात करते हैं, तो इसकी उत्सुकता जो है वो लोगों में बेहद तीव्रता से दिखाई दे रही है। बहुत खुश हैं लोग कि प्रधानमंत्री को नजदीक से देखेंगे, ऐसा मौका उन्हें दर्शकों में जाकर अब मिल रहा है। तो ये जो है ये इस उत्साह का बड़ा कारण है। टूरिज्म की आपने बात बताई तो 52 जो नए क्षेत्र हैं जिनकी घोषणा की जाएगी वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं, कृषि क्षेत्र में जो समग्र कृषि विकास से संबंधित कार्यक्रम है यहाँ पर चल भी रहे हैं और आज जिसकी बात की जाएगी और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो दक्षता पोर्टल है, जिसमें 2.5 लाख के करीब किसानों को कहा जा रहा है कि लाभ मिलेगा उनके कौशल विकास को लेकर और नई मूल्य श्रृंखला है उससे उनको जोड़ा जाएगा। तो ये अपने आप में दिखाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की नजर जम्मू कश्मीर पे है। जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री की प्रमुखताओं में शामिल है। जी, ये जो विश्वास है ये प्रधानमंत्री के दौरे से यहाँ पर दिखाई देता है। बेहद खुश यहाँ पर लोग हैं, बेहद उत्साहित हैं। वो आशा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई नई सौगात उनके लिए लेकर आएंगे। यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी बनाई गई है क्योंकि टूरिज्म के साथ साथ जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर जो रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है और जम्मू कश्मीर की एक बड़ी पहचान है। जब वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के जरिए जो विश्व के मंच पर लाने की एक तमाम रास्ता तैयार किया जा रहा है वो रास्ते से पहुंच भी रहा है। तो वो आर्टिजन्स जो हैं वो बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री से रूबरू होने का मौका मिलेगा, प्रधानमंत्री से बातचीत भी अगर संभव होगी तो बातचीत करने का मौका मिलेगा। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री जिस तरह से आपने देखा है कि तमाम जब इस तरह के आयोजन होते हैं वो जाते हैं बड़ी गंभीरता से, बड़े ध्यान से, वो
जो इस तरह की एग्जीबिशन होती हैं या जो लोकल उत्पाद होते हैं या जो भी कुछ नया वहाँ पर लगा होता है, वहाँ पर बातचीत करते हैं, निरीक्षण करते हैं, लोगों से जानते हैं उसके बारे में, तो उसको लेकर लोग बड़े उत्साहित हैं क्योंकि सिस्टम में उनकी डायरेक्ट पहुंच। और जब प्रधानमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, तो जम्मू कश्मीर के परिवार के लोगों के साथ जब प्रधानमंत्री आज मिलने आ रहे हैं परिवार के एक मुखिया के रूप में, तो ये उत्साह जो है ये स्वाभाविक हो जाता है। जी रमा, और जिस तरीके से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिख रहा है, ये एक नया जम्मू कश्मीर हम देख रहे हैं और आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली कश्मीर यात्रा है। रमा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक दौर वो भी था जब जम्मू में हम देखते थे कि बम, अपराध, अलगाव से जुड़ी खबरें ज़्यादा सुनने को मिलती थी, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू आते हैं तो वो बोलते हैं कि 70 साल का पुराना सपना जो है वो पूरा होगा और विकसित भारत के साथ विकसित जम्मू कश्मीर भी होगा। बिल्कुल, विकसित भारत के साथ विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत में जम्मू कश्मीर की भूमिका जो है वो कितनी अहम, यहाँ के युवाओं की भूमिका, यहाँ के स्थानीय लोगों की भूमिका, यहाँ की महिलाओं की भूमिका, यहाँ के कृषकों की भूमिका, यहाँ के जो आर्टिजन है उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आप बात कर रहे थे कि पिछले 70 सालों में जो सपना पूरा नहीं हुआ है, पिछले 70 सालों से यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद, राजनीतिक परिवारवाद का दंश यहाँ पर लोग झेल रहे थे। इसी वजह से था कि यहाँ पर जो मौके थे लोगों को नहीं मिल पाते थे, यहाँ पर जो युवा थे वो भ्रमित थे, यहाँ पर जो परिवार के लोग थे वो हमेशा संशय में रहते थे कि हमारा बेटा या हमारे बच्चे आज बाहर गए हैं, शाम को वो घर वापस आएंगे भी या नहीं आ पाएंगे। तो जिनके हाथों में पत्थर था उनके हाथों में अब लैपटॉप है, उनके हाथों में कलम है, उनके आंखों में संशय नहीं है, भ्रम नहीं है, उनके आंखों में अपने उन्नत भविष्य के सपने हैं। अब वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप का भी यहाँ पर एक बड़ा स्टॉल लगा हुआ है। तो जो डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पर युवाओं को मजबूत कर रहे हैं, जो उनके सपने हैं, उनकी आकांक्षाएं, उनको पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो अपने आप में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी, उनसे बहुत अहम आपने रमा ये बात कही कि जहां पर कभी किसी के हाथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण का और महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिला है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीति में अब यहाँ की महिला आ रही हैं। उनका कहना है कि पहले जहाँ पर घर से कदम बाहर निकालने की अनुमति हमको नहीं थी, जहाँ पर हम हमेशा नकाब के पीछे ढके रहते थे हमारी आंखें, अब हम बाहर निकल रहे हैं, हम राजनीति में आ रहे हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं। आप बहुत अहम बातें बता रही हैं रमा, क्योंकि महिला भी यहाँ पर कभी वो कर सकती है। जी, जिनके युवाओं के हाथ में पत्थर था आज नियुक्ति पत्र होंगे और साफ तौर पर जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी अब उनका भी राजनीति में प्रतिनिधित्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, लगातार आज तो इस पूरे खबर पर अपडेट्स हम लेते ही रहेंगे और खास तौर पर जिस वोकल को हम बात कर रहे हैं, जिस लोकल को वोकल बनाने की बात और फिर ग्लोबल की बात की जा रही है, आप देखिए कि वहाँ के सेब, वहाँ की खुमानी, वहाँ का जो तमाम ड्राई फ्रूट है वो आपको ललचा रहा है। तो देखिए आप विदेशों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी इस मुहिम के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ही नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे।
के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास खबरों में। आइए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, और खबर है रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में राज्यों के लिए नीति प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। नीति आयोग का यह प्लेटफॉर्म नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में तैयार किया गया है। इस पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत से पहले अश्विनी वैष्णव नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत रणनीति कक्ष व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए समृद्ध जानकारी और ज्ञान उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग ने कहा है कि राज्यों के लिए नीति प्लेटफॉर्म संदर्भ अनुकूल और कार्यवाही योग्य ज्ञान के साथ सरकारी अधिकारियों के लिए शासन के डिजिटल रूपांतरण को सुगम बनाएगा। इससे उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होगा। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिया कि वो परीक्षा के दौरान छात्रों को केवल क्वेश्चन पेपर ही दें और आंसर शीट छात्रों को खुद लाने के लिए कहा जाएगा। जी हाँ, ये निर्देश विशेष रूप से कक्षा 5, 8 और 9वीं के लिए है। इसके अलावा आंसर शीट का मूल्यांकन ब्लॉक स्तर पर करने का भी फैसला लिया गया। भाजपा ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कर्नाटक को दिवालियापन की ओर धकेलने वाली कांग्रेस सरकार अब छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं लाने के लिए मजबूर कर रही है। ये सरकार पद पर बने रहने की गरिमा खो चुकी है। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने मणिपुर के विभिन्न जिलों में कई ESM स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया है। मणिपुर में चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पूर्व सैनिकों ESM से बंधुत्व के साथ जुड़ने के अपने सहयोगात्मक प्रयासों के तहत इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। एक स्वास्थ्य शिविर को 26 फरवरी 2024 को बिष्णुपुर जिले में और साथ ही 28 फरवरी 2024 को सेनापति जिले में और उसके बाद 4 मार्च 2024 को चूड़ाचांदपुर जिले में आयोजित किया गया। इनमें राज्य भर से बड़े पैमाने पर पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद लगभग सभी जिलों के पूर्व सैनिकों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया है। इस आयोजन में 2000 से अधिक पूर्व सैन्य कर्मियों और उनके साथ उनके परिवारों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसमें 1650 से अधिक पूर्व सैनिक, 50 वीर नारियां, 180 विधवा महिलाएं और 65 आश्रित शामिल थे। और अब खबर संदेश खाली से जुड़ी हुई। संदेश खाली घटना के आरोपी शेख शाहजहां को सीबीआई की गिरफ्त से बचाने की ममता सरकार की हर कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही है। आखिरकार पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को मानते हुए शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया। इससे पहले ममता सरकार ने शेख शाहजहां को संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी ममता सरकार के हाथ निराशा लगी। ममता सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की अपील करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ममता बनर्जी पर राज्य सरकार महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर चुप रहने के लिए जमकर हमला बोला, जबकि भाजपा ने ममता सरकार पर सरकार बेटी बचाओ आंदोलन की जगह शाहजहां बचाओ आंदोलन चलाने का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष भी संदेश खाली हिंसा पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं शेख शाहजहां को बचाने की ममता सरकार की हर कोशिश नाकाम है और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि भाजपा इस पूरे मुद्दे पर आड़े हाथों लेती हुई पश्चिम बंगाल सरकार को और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये लगातार ये मुहिम चल रही है। हमारे साथ प्रसन्नजीत जुड़ गए हैं इस मामले पर। प्रसन्नजीत, तो आखिरकार जिस निष्पक्ष जांच एजेंसी के पास इस पूरे केस को जाना चाहिए था वो पहुंच गया है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बहुत है। आगे की राह कितनी ज्यादा मुश्किल होने वाली है जो निष्पक्ष जांच एजेंसी है सीबीआई उसके लिए? देखिए, पहले तो यह है कि पिछले 1 महीनों में जो कुछ भी सबूते हैं वो सबूते कहां तक सीआईडी की तरफ से सीबीआई के हाथ पे सौंपा गया है, इसके बारे में तो सवाल है।
क्योंकि ये बताया जा रहा था लोगों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से कि पहला काम जैसे आपने बता रही थी कि ये शाहजहां बचाओ, तो ये शाहजहां बचाओ की जो मुहिम है, इस मुहिम में सबूत मिटाना भी एक मुहिम चलाया गया था, ऐसा गांव वालों का कहना है कि पुलिस की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस नेताओं की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से ये सबूत मिटाने की काम। अब सीबीआई के लिए ये चुनौती है कि ये सारे सबूत फिर से एक जगह करे और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने ये सबूत रखे कि ये सिर्फ शाहजहां को एक ऐसे सजा मिले जो सजा बाकी लोगों के लिए मिसाल बन जाए। जी प्रसन्न जी, साथ ही आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये मामला अब राजनीतिक रूप भी ले रहा है और ये भी है कि इस पे भी ममता सरकार भी ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ममता सरकार क्यों सीबीआई जांच से बचने के लिए इस तरीके की कोशिशें कर रही थी। अब जब शेख जहां सीबीआई के हिरासत में है तब भी सिर्फ 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो जो असल मामला है वो तो अभी भी कहीं ना कहीं दूर है। बिल्कुल, ये सही है कि जो एफआईआर करना जरूरी था, ये करवाना जरूरी था इन महिलाओं से, वो एफआईआर अभी तक हुआ नहीं है। अब ये भी सीबीआई के लिए एक चैलेंजेस है कि संदेश खाली जाए, वहां की महिलाओं से बात करे, वहां महिलाओं की जो पीड़ा है इसके बारे में सुने और उस आधार पर एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि जो एफआईआर की आधार पर सीआईडी ने मजबूर हो चुके, सीआईडी नहीं पुलिस ने, कि कम से कम शाहजहां को उठा के ले आए, वो जो एफआईआर है वो एफआईआर का कोई मतलब ही नहीं है। वो एफआईआर सिर्फ ईडी की ऊपर ईडी को आक्रमण करने की है। लेकिन जो असली बात है जिसके लिए संदेश खाली की महिलाओं ने इतने दिन तक डटी रही, जिस बारे में उन्होंने कल प्रधानमंत्री के सामने अपना आंसू बहाए, वो एफआईआर बाकी है। जो ये एफआईआर करना और उसके लिए सबूत इकट्ठा करना, ये दोनों चैलेंजेस, जैसे आप चैलेंज की बात कह रही थी, तो ये दोनों चैलेंज अब सीबीआई के सामने है, जो एक जगह करके कानून के सामने रखना पड़ेगा सीबीआई को। और एक चुनौती और भी प्रसन्नजीत की, किस तरह से राजनीतिक संरक्षण अगर किसी अपराधी को मिलता है तो कैसे विश्वास बहाली वहां की जनता की और खासतौर पर महिलाओं की करनी है, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। जी चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए अब एक अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय कर्मचारियों के लिए एक नए इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा की गई है। ये इंश्योरेंस स्कीम है लाइफ प्रोटेक्शन प्लान। इस स्कीम को 1 मार्च से लागू कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद दुबई दूतावास ने दी है। इस संबंध में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू कॉलर वर्कर्स रिक्रूट करने वाली कंपनियां और 2 इंश्योरेंस प्रोवाइडर से बात की है। प्राकृतिक या फिर आकस्मिक मृत्यु के मामले में कर्मचारियों के परिवारों के लिए 8 लाख रुपए संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम 35,000 से 17 लाख रुपए, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम 75,000 तक के मुआवजे का वायदा करती है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 3.5 मिलियन भारतीय रहते हैं, जिनमें से लगभग 65% ब्लू कॉलर श्रमिक हैं। यह समूह देश में प्रवासी श्रमिकों के सबसे बड़े समूह में से एक है। साल 2022 में दुबई में वाणिज्य दूतावास ने कुल 1,750 मौत के मामले दर्ज किए, जिनमें से लगभग 1,100 कर्मचारी थे और साल 2023 में कुल 1,513 मामलों में से लगभग 1,000 श्रमिकों की मौत दर्ज की गई। देखा गया है कि 90% से अधिक मामलों में मौत प्राकृतिक होती है। और नया सवेरा में अब देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगी। समारोह के दौरान 3,000 से अधिक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे बड़ा और एकमात्र बहुपरिसर भाषा विश्वविद्यालय होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ का करेंगे दौरा। अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ पंजाब यूनिवर्सिटी के 71वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे।
22 सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सैयद नसीर हुसैन को शपथ न दिलाने की गुहार लगाई है। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी सैयद नसीर हुसैन पर आरोप है कि उनकी जीत के बाद उनके समर्थकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने गैस की कीमतों में ₹2.5 प्रति किलोग्राम की कटौती की, जो प्रति किलोग्राम 3% की कमी है। नई कीमतें आज से लागू हो जाएंगी। इसके बाद दिल्ली में सीएनजी ₹74.09 प्रति किलोग्राम मिलेगी, जो कटौती से पहले ₹76.59 के आसपास थी। भारतीय नौसेना ने अदन खाड़ी में ड्रोन हमले के शिकार लाइबेरिया के झंडे वाले कंटेनर जहाज की मदद की है। लाइबेरिया के कंटेनर पोत MSC स्काई 2 की मदद के लिए INS कोलकाता पहुंचा है। INS कोलकाता ने घटनास्थल पर पहुंचकर जहाज से 13 भारतीय नागरिकों सहित कुल 23 कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। सिगोरो द ऑटोमोबाइल द पॉलिसी बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और हमारे खास सेगमेंट का वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियों का। और मुस्कुराहट के साथ हाजिर है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। संध्या, ओवर टू यू। क्या कुछ समेट कर लाई हैं अलग अलग अखबारों की सुर्खियों के साथ? जी आंचल, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं एक सकारात्मक और बेहद ही गर्व महसूस करने वाली खबर के साथ। जी हां, इसरो अब चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद चंद्रयान 4 की तैयारी में जुट गया है और जल्द ही ये 2 चरणों में लॉन्च किए जाने की योजना है। आपको बता दें कि चंद्रयान 4 जो है वो चट्टान और मिट्टी के नमूने लेकर धरती पर वापस लौटेगा, तो इसकी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। इस खबर को आज दैनिक जागरण अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर लिया है। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो ये हिंदुस्तान अखबार में हमें देखने को मिली है और भारत मित्र देशों को अब निर्यात कर सकता है टारगेट ड्रोन। आपको बता दें कि यह तैयारी की जा रही है, युद्धक विमानों को दुश्मन के हमलों से बचाएगा देश में बना अभ्यास। तो इस खबर को भी आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने संदेश खाली की जो महिलाएं हैं उन्हें जनसभा में मां दुर्गा कहकर संबोधित किया और तमाम बातें जो उन्होंने बड़ी कही जनसभा के दौरान, उस खबर को भी आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। इसके अलावा एक और खबर हम आपको बता दें जो आज सभी अखबारों में देखने को मिली और हरी भूमि अखबार ने इसे अपने पहले पेज पर प्रकाशित की है और बताया है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा
आरबीआई का लक्ष्य महंगाई दर को 4% तक लाना है और मौजूदा वित्त वर्ष में 8% रह सकती है जीडीपी। उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा आपको एक और बात बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की भी एक सकारात्मक टिप्पणी आई है और उन्होंने कहा कि भारत मजबूत दुनिया पहचान रही है और इस पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी हम भारत के से अन्य देश में जाते हैं तो वहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से तेज़ी से बढ़ी है उसकी प्रशंसा की जा रही है और वास्तव में इस पर गर्व हर भारतवासी को करना चाहिए। इसके अलावा एक और खबर आज सभी अखबारों में है और बताया गया है कि कार्ड क्रेडिट हो या डेबिट उन्हें जारी करते वक्त नेटवर्क चुनने का विकल्प ग्राहकों को दिया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को ये निर्देश जारी किए हैं। और चलते चलते एक और खबर आपको बता देते हैं जिसे आज पंजाब केसरी अखबार ने लिया है और अपने देश विदेश पेज पर प्रकाशित किया और बताया है कि ताइवान के श्रम मंत्री ने माफ़ी मांगी है भारत से। जी हाँ, दरअसल मसला ये है कि भारतीय कामगारों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की गई थी जिस पर ताइवान की श्रम मंत्री ने माफ़ी मांगी है। तो आज के अखबारों में ये है प्रमुख और अहम खबरें। तो संध्या, इन तमाम खबरों को इतने कम समय में समेटने के लिए और अखबारों की जो इतने अखबार जिनके पास टाइम नहीं होता, जिनको ऑफिस जाना होता है, उनके पास टाइम नहीं होता, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। संध्या, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और हाँ, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की, जिन पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने आज कानपुर में इरफान सोलंकी के आवास पर छापेमारी की। ईडी ने इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की आवास पर भी छापा मारा। इरफान सोलंकी लगभग 1 साल से जेल में बंद है। विधायक पर जमीन कब्जा करने के इरादे से आगजनी का आरोप है। विधायक इरफान के खिलाफ अब तक 17 केस दर्ज किए गए हैं और उन पर आचार संहिता उल्लंघन का भी मामला दर्ज है। इस केस में पुलिस की ओर से चार्जशीट और गवाह पेश किए जा चुके हैं और इस पर अब फैसला आने की तैयारी है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपेडा ने नए बाजारों में कृषि निर्यात को आसान बनाया है। इसके साथ ही एपेडा ने अपना ध्यान ताजे फल, सब्जियों और श्री अन्न पर केंद्रित किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि एपेडा ने दूरदर्शी रणनीति के तहत कुछ उत्पादों पर निर्भरता को कम करने और मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए ताजे फल, सब्जियों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और साथ ही पशु उत्पादों को प्राथमिकता दी है। इसमें उन उत्पादों के निर्यात टोकरी का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल है। एपेडा ने अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान इराक, वियतनाम, सऊदी अरब और ब्रिटेन जैसे बड़े बाजारों में निर्यात को आसान बनाया है। पिछले साल की तुलना में इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। इसमें इराक में 110%, वियतनाम में 46%, वहीं सऊदी अरब में 18% और ब्रिटेन में 47% की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय निर्यात विस्तार प्रमुख बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाता है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक समावेशिता को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य के हिस्से के रूप में एपेडा वैश्विक कार्यक्रमों में स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और किसान उत्पादक संगठनों की भागीदारी को सक्षम बनाकर उनको समर्थन दे रहा है। इसके साथ ही एपेडा तुर्की, दक्षिण कोरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे उभरते हुए बाजारों के नए मेलों में भागीदारी की शुरुआत भी कर रहा है। इसका मकसद भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार तक ज्यादा पहुंच को आसान बनाना और सतत विकास के अवसर को बढ़ावा देना है। रुक करते कुछ अन्य कारोबार जगत की खबरों पर, लेकिन अंदाज फटाफट रहेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यदि जूट और कपास के बाजार दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे आते हैं तो सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदने को तैयार है। सारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र जूट और कपास के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है और विदेशी निर्यात के लिए कृषि के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए तैयार। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों एफडीआई में बदलाव को अधिसूचित किया है। ईएसआईसी ने 7 ईएसआई अस्पतालों के निर्माण के लिए
1100 से ज्यादा करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक में खुलेंगे ये अस्पताल। आरबीआई ने कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी पर कार्रवाई की है, जिसके बाद समूचे एनबीएफसी क्षेत्र पर कार्रवाई के डर से बड़ी संख्या में निवेशकों ने एनबीएफसी कंपनियों के शेयरों से पैसा निकाल लिया है। आईआईएफएल फाइनेंस, जेएम फाइनेंशियल और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ केंद्रीय बैंक की कड़ी कार्रवाई। निवेशकों की चिंता बढ़ी। केंद्रीय बैंक ने संचालन में खामियों का हवाला देकर की है कार्रवाई और इसीलिए दोनों ही स्टॉक्स में दबाव देखा गया। और आइए अब चलते हैं और देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमला कर एक बार फिर मालवाहक जहाज को बनाया निशाना। दक्षिणी यमन के पास मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमले में दल के 3 सदस्य मारे गए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने लाल सागर के अदन की खाड़ी में व्यापारी जहाज पर हुए हमले को लेकर अमेरिका के कड़े रुख को साफ कर दिया है। मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमेरिका इस हमले के लिए यमन हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराना जारी रखेगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 2 साल से जारी है। युद्ध के बीच एक भारतीय नागरिक की मौत हुई। भारतीय दूतावास के मुताबिक मिशन भारतीय नागरिक के पार्थिव शरीर को भारत भेजने की करेगा कोशिश। लंदन में एक पुलिस स्टेशन में भीषण आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 30 गाड़ियों के साथ लगभग 175 अग्निशामक मौके पर पहुंची है। स्थानीय पुलिस ने कहा है कि उसे अभी तक घटना में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में डेंगू बुखार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ब्राजील में 2024 में डेंगू बुखार के 10 लाख से अधिक मामले सामने आए, जिसमें से 214 लोगों की मौत हो चुकी है। मेक्सिको में साल 2014 में लापता हुए 43 छात्रों को लेकर विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने देश के राष्ट्रपति भवन में राज्य विद्युत कंपनी के एक सफेद पिकअप ट्रक का उपयोग करते हुए दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर ले गए। और अब खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से फटाफट अंदाज में। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट आज से धर्मशाला में शुरू होगा। भारत ने 3-1 की अजय बढ़त के साथ सीरीज पहले अपने नाम कर ली है। धर्मशाला के मैदान पर अब तक सिर्फ एक ही टेस्ट खेला गया। 2017 में खेले गए उस टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। भारत के दिग्गज अनुभवी स्पिनर आर अश्विन धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट खेलते उतरेंगे। अश्विन 100 टेस्ट खेलने वाले 14वें भारतीय क्रिकेटर और दूसरे भारतीय स्पिनर हैं। महिला प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स की टीम आमने सामने। मुंबई को इस टूर्नामेंट में 5 मैचों में 3 में जीत मिली, जबकि यूपी वॉरियर्स को 2 जीत हुई हासिल। वहीं कल खेले गए मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स ने आरसीबी को 19 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जॉइंट्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 199 रन बनाए। इसके जवाब में आरसीबी ने 180 रन बनाकर मैच हार गई। भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पहल के रूप में खेल मंत्रालय ने की घोषणा कि अब खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेता भी सरकारी नौकरी के होंगे पात्र। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। किरण राव निर्देशित फिल्म लापता लेडी सिनेमाघरों में लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कल 8 मार्च को इस फिल्म पर स्पेशल ऑफर दिया गया। महिला दिवस पर मात्र 100 रुपए की टिकट पर देखी जा सकती है फिल्म। 2024 में बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज पंचायत का सीजन 3, गुल्लक सीजन 4 और कोटा फैक्ट्री सीजन 3 जल्द होगा रिलीज। टीवीएफ द्वारा लाई गई इन तीनों सीरीज के अगले सीजन का काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे। एक्ट्रेस श्रुति हसन ने बर्थ कंट्रोल पर खुलकर बात करते हुए कहा कि यह बेहद जरूरी है कि पुरुष इसकी जिम्मेदारी ले।
उन्होंने इसके लिए गर्भ निरोधक उपायों की भी वकालत की है। हंसल मेहता की लुटेरे का ट्रेलर हुआ है जारी। रजत कपूर, अमृता खानविलकर और आमिर अली स्टारर वेब सीरीज एक्शन से भरपूर समुद्री लुटेरों पर आधारित है। यह सीरीज 22 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो की नई सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई का ट्रेलर हुआ रिलीज। बिग गर्ल्स डोंट क्राई की खास बात यह है कि इसमें सारे मुख्य किरदार लड़कियों द्वारा निभाए गए। गर्ल पावर पर बेस्ड है ये अनोखी सीरीज। नेपोटिज्म पर खुलकर बोली है एक्ट्रेस श्रेया सनन। उन्होंने कहा है कि शाहरुख भी आउटसाइडर थे। संगीतकार शंकर महादेवन ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा लिखे देवादिदेव भक्ति ट्रैक को दी अपनी आवाज। गाने में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस द्वारा गाया गया महामृत्युंजय मंत्र भी है शामिल। महावीर जी घर पर हैं फेम सितारे आसिफ शेख और विदिशा श्रीवास्तव वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में चल रहे शिव महोत्सव में शामिल हुए हैं। दोनों एक्टर्स ने काशी विश्वनाथ से लिया आशीर्वाद। नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई। आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम का अनुमान जताया है। वहीं बात करें अगर पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ अगले 5 दिनों के दौरान छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश, वहीं अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ चलते हैं गुजरात के कच्छ में नारायण सरोवर की खूबसूरत झलकियों के साथ। बिल्कुल, आस्था का एक केंद्र, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का भी घर है। आप में इन दृश्यों का उठाइए लुत्फ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए,
फर्क नजर आएगा। पताका चाय, गजब का स्वाद, और जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का